कमल, तुम्हारी माँ से एक काम ढंग से नहीं होता है। मैं किट्टी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोलकर गई थी कि मुन्ने को खाना खिला दीजिएगा, मगर नहीं, उन्हें तो उनके टीवी सीरियलों से फुर्सत मिले तब ना। देखो, मुन्ने का अब तक भूखा है, इसलिए कुछ न कुछ खाने को मांग रहा है। ठीक से मुन्ने का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। रमा जी बहू की आवाज़ सुनते ही रसोई से बाहर आकर बोली, बहू, मुन्ने को मैंने भर पेट खाना खिलाया है। उसे खाना खाए 2 घंटे बीत चुके हैं। खेल खेल कर मुन्ना को फिर से भूख लग गई है, इसलिए कुछ न कुछ खाने को मांग रहा है। तू फिक्र ना कर, मैं आज कमल की पसंद का आटे का हलवा बनाया है, मैं वह लाकर देती हूँ। पति के निधन के बाद रमा जी घर की काम वाली बाई बन के रह गई थी। अमर जी के राज में उन्हें कभी इतना काम नहीं करना पड़ता था जितना अभी बुढ़ापे में कर रही थी। काम ना करती तो क्या करती, बेटा बहू घर की जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाते नहीं थे। उन दोनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो वह घर देखेंगे। आए दिन मुन्ने को छोड़कर बहू भी घर से बाहर निकल जाती है और रमा जी की दिन भर घूम घूम कर काम करती रहती हैं। नताशा ने जैसे ही आटे के हलवे का नाम सुना हुआ रमा जी से बोली, आपको कितनी बार कहा है कमल को ज़्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया कीजिए। अब यह इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं इनकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ, मगर मैं उनकी सेहत की देखभाल न रखूँ तो आप घी तेल वाला खाना खिला खिला कर इन्हें मोटा ही कर देंगे और शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। यहाँ सभी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी घी तेल वाला खाना नहीं खाता। मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मगर आपके कानों में जू नहीं देखता। पीछे से कमल भी बोला, माँ आप भी हद कर देती हो, जब देखो ज़्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और नताशा ज़्यादा डाइट कर रहे होते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। इस बार आखिरी बार कह रहा हूँ माँ, बचपन की पसंद ज़िंदगी भर की पसंद बनी रहे यह ज़रूरी नहीं होता, धीरे धीरे पसंद बदल जाती है। रमा जी कुछ ना बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चले गए। यह वही बेटा था जो रसोई में बना रहे आटे की हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था और कहता था, माँ सबसे पहले मुझे हलवा देना, कहीं हलवा ख़त्म ना हो जाए। तो रमा जी बड़े प्यार से कहते, हलवा ख़त्म भी हो गया तो तू क्यों फिक्र करता है, मैं और हलवा बना दूंगी। और कमल खुश हो जाता। हलवे से कमल का प्यार कभी छुपा नहीं था, इसलिए रमा जी हर महीने कमल के लिए हलवा बनाती हैं और कमल खूब चाव से खाता भी था। मगर शादी के बाद नताशा ने कमल पर सारी पाबंदी से लगा दी थी। नताशा कहती, कमल तुम्हारी पेट बाहर निकल आई है, खाने में घी तेल मसाले मत खाया करो, और हाँ तुम्हें मेंटेन भी तो रहना है, वरना सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी। देखो मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से खाते हैं, हमें भी अपना डॉक्टर से डाइट चार्ट तैयार करवा लेना चाहिए। कमल अब एक बार भी हलवा नहीं खाता था। आज मुन्ने के लिए रमा जी ने हलवा बनाया तो सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना दे ताकि थोड़ा कमल खा लेगा, वैसे भी इतना सा हलवा खा लेगा थोड़े मोटे हो जाएगा। हमारे ज़माने में तो लोग कितना घी खाते थे, तभी तो इतनी मजबूत रहते थे। शरीर में घी तो किसी न किसी बहाने थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, तभी तो तंदुरुस्ती रहती है। अभी थोड़ी दिन पहले ही तो कमल को चक्कर आ रहे थे। डाइट का खाना मजबूती थोड़ी देता है। यही सोचकर रमा जी ने थोड़ा ज़्यादा हलवा बना दिया था, मगर वह कहाँ जानती थी कि हलवा को लेकर बहू बेटे इतना सुना देंगे। साल में एक दिन कमल माँ के हाथ का हलवा थोड़ा चख लेता तो उसका क्या चला जाता। अब ऐसे ही दिन निकलने लगे, सोचकर उनकी आंखें भर आई। अमर जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रमा जी के घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे, कोई सीधे बात तक नहीं करता था। रमा जी घर के सारे काम करती, फिर भी बहू नताशा उनसे बिल्कुल खुश न थी। नताशा को रमा जी की फूटी आँख न समाती, दिन भर रसोई में काम करती और मुन्ने को संभालने के बाद भी रमा जी की घर में कोई इज्जत नहीं थी।
नताशा ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी और कमल भी सिर्फ नताशा के हाँ में ही हाँ मिलाता था। नताशा दिन भर अपनी दुनिया में मस्त गुम रहती, कभी किट्टी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करना और कभी बाहर खाना खाने जाना। बस उसे यही शौक थे। जब सारी सहेलियां नताशा के घर किट्टी पार्टी करने आती, तब भी बेचारी रमा जी ही सारी रसोई संभालती और सारी सहेलियों और नताशा खूब मज़ा करते और रमा जी उनका तो कोई जैसे वजूद ही ना हो। वैसे भी अमर जी जब तक थे तब तक रमा जी का भी मान सम्मान था, मगर जैसे ही अमर जी का निधन हुआ, फिर घर के काम वाली बाई बनकर रह गई थी। आधी से ज़्यादा वक्त मुन्ने को भी रमा जी संभालती। फिर भी बाहर से आकर नताशा रमा जी को ताने मारती और कमल को भी भड़काती। नताशा को रमा जी की एक आदत न भाती, वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। रमा जी का मुंह न देखना पड़े। रमा जी के बेटे बहू से कुछ बात नहीं करते थे, क्योंकि वह घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। उन्होंने रसोई में ही मन लगा लिया था। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा करके वह रसोई में लग जाती। वह भी व्यस्त रहना चाहती थी ताकि उनको भी सब सहन करने की शक्ति मिल सके। बहू जब चाहे कुछ भी ताने मार देती है, मगर रमा जी सुनकर अनसुना कर देती, क्योंकि वह जानती थी कि एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बैर क्या कर रखना ठीक नहीं। भले ही नताशा ने उन्हें कभी मां नहीं माना था, मगर उन्होंने नताशा से कभी भी झगड़ा नहीं किया और वे जान चुकी थी कि जो बेटा है इतने सालों में अपना ना हो सका तो बहू का क्या कहना। कमल भी तो अपनी माँ पर ही निशाना साधता था। उसे अपनी पत्नी की एक कमी नज़र नहीं आती। दिन भर माँ काम करती, यह न बेटे को दिखता है न बहू को। रमा जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने को थी। वे नताशा बोली, शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाली है। यह सुनते ही नताशा ने फिर से गुस्से में बोली, क्या खत्म हो गई? अभी पिछले महीने तो मंगवाई थी। आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिला कर मार ही डालोगी। और कमल बोलकर आवाज़ लगाने लगी। कमल के आते ही बोली, कमल आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत खपत होता है। अभी घी खत्म हो तो कभी शक्कर खत्म, कैसे सामान इतना जल्दी खत्म कर देती हैं? घर में हम 3 ही लोग होते हैं और मुन्ना भी तो अभी छोटा है, मगर आए दिन इनका रोना लगा होता है। रसोई में सामान खत्म हो गया है। कमल बोला, माँ मैंने तुम्हें हजारों बार कहा है हम लोगों के खाने में कम शक्कर और कम तेल डाला करो, मगर जिस तरह से ये सामान जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, उस तरह से तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आप खाने में ज़्यादा सामान का प्रयोग कर रही हैं। रमा जी बोली, बेटा अगर खाने में तेल भी मसाला होता तो तुम क्या मुझे दूसरी बार रसोई खाना बनाने देते? रमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे ख़त्म होता है। नताशा तो कभी रसोई में आती ही नहीं थी, तो उसे कैसे पता चले कि सामान कैसे में ख़त्म होता है। और रमा जी तो बेचारी कम तेल मसाले वाला ही खाना बनाती थी, क्योंकि उन्हें बेटे की और बहू की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने के शौकीन रमा जी ने तो बरसों पहले स्वादिष्ट खाना खाया था और एक जमाना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाना खाए। अमर जी जब जिंदा थे तो तरह तरह के पकवान बनते थे, कभी पकौड़ी, कभी रसमलाई तो कभी गाजर का हलवा। रमा जी को अमर जी अपने हाथों से खिलाते थे और रमा जी कहती, आप मुझे क्यों जिद करके यह सब खिलाते हो? अब अमर जी बड़े प्यार से कहते, रमा मेरे हाथ से खा लो, बाद में पता नहीं तुम्हें यह सब खाने का मौका दे या ना दे। रमा जी को यह पल याद आ गया, क्योंकि अब तो बस बेटे बहू की पसंद का ही तो खाना बनता था और उसमें भी 100 बुराइयां निकाल दी जाती थी। रमा जी खुद भी वह डाइट वाला खाना ही खा लेती थी, क्योंकि नताशा को तो वैसे भी यही लगता है कि सब सामान इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है। और उसमें कहीं रमा जी ने अपने लिए अलग से खाना बना दिया तो नताशा यही कहेगी कि आपको बहुत आदत है तेल में छान कर खाने क्या। यही सोचकर बेचारी रमा जी अपने लिए अलग से खाना नहीं बनाती थी,
नताशा बोली, कमल अब मुझे इस बुढ़िया की आदतें और बर्दाश्त नहीं होती। यह तो हमें ज़्यादा मसाले खिला खिला कर मार ही डालेगी। मैं तो कहती हूँ इसका कहीं और इंतजाम कर लो। वैसे भी यह घर में करती क्या है, एक खाना ही तो बनाती है। इसके बिना भी खाना बन जाएगा। हम एक कुक रख देंगे, कुक तो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और हमें इनकी बोरिंग खाने से भी आज़ादी मिल जाएगी। कमल बोला, हाँ नताशा, मुझे भी यही लगता है। नताशा, तुम्हें याद है हमारे घर से दूर उस दिन हमने जो वृद्ध आश्रम देखा था, वह कैसा रहेगा? नताशा बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वहाँ का नंबर गूगल से निकाल कर इनका फ़ोन भर देते हैं। वैसे भी ये जितना जल्दी जाएंगी उतना जल्दी घर में सुकून होगा। रमा जी ने रसोई से जब यह सब सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बहू तो बहू, बेटा भी मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वह थम गई थी कि वह अब क्या करेंगी। क्या बचे हुए दिन आश्रम में निकलेंगे? जिस घर में पहली बार अमर जी के साथ कदम रखा था, जो घर प्यार से अमर जी ने खरीदा था, उस घर से उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जिस घर को संभालते समझने में उनको बरसों लगा दिए, जिस घर में उनके साथ अमर जी की यादें जुड़ी है, यहाँ की हर चीज़ उन्हें अमर जी के साथ महसूस करवाती है, वह घर को छोड़कर कैसे जाएंगे? वे अमर जी की यादों का आशियाना को छोड़कर कैसे रह पाएंगे? रमा जी अमर जी की तस्वीर को एकटक देखकर रोने लगी। उन्हें अतीत की बातें याद आ गई। जब अमर जी ने बहुत प्यार से यह घर खरीदा था, बड़े खुश थे। दोनों पति पत्नी, खुद का एक घर हो गया। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकले थे। दोनों ने तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी रमा जी। कमल 5 साल का रहा होगा। अमर जी ने यह घर रमा जी के नाम पर खरीदा था। रमा जी बोली, आप ये ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते हैं, मेरे नाम पर क्यों लिया था? तब अमर जी बोले, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं रमा, क्या पता। बेटा बहू अगर तुम्हें रखने से मना कर देंगे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा क्या होगा? रमा जी बोली, आप भी क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? अमर जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है रमा, कोई नहीं जानता, इसलिए यह घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूँगा। रमा जी को जैसे ही सारी बातें याद आई, उनमें एक शक्ति आ गई, एक हिम्मत आ गई। जैसे अमर जी कह रहे हों, रमा यह घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यह दोनों होते कौन है तुम्हें वृद्ध आश्रम भेजने वाले? शाम को रमा जी सिर्फ अपनी चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। नताशा दोपहर की नींद के बाद जागी और रसोई में गई तो देखा कि उसकी और कमल की चाय बनी नहीं है। वह तिलमिलाती हुई वहीं बाहर आकर बोली, मेरी चाय कहाँ है और आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रही हैं? रमा जी बोली, बहू अब से तुम्हारी और कमल की चाय तुम ही बनाओगी और साथ में खाना भी पूरा तुम ही बनाओगी। वैसे भी मेरे हाथों चाय पत्ती, शक्कर, तेल, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभालो। नताशा बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद यह गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है, तो अभी से ही सही। कमल भी सब कुछ सुन चुका था। वह बोला, माँ हमने तुम्हारा फॉर्म वृद्धाश्रम में भर दिया है, कल ही तुम अपना सामान पैक कर देना, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। वैसे भी यहाँ रोज़ रोज़ के ड्रामे खत्म हो जाएंगे। रमा जी बोली, हाँ बेटा सही कह रहे हो तुम, यह रोज़ रोज़ के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम पर लिया था, चाहे तो तुम कागज़ देख सकते हो। इस घर का पहला हक मेरा है, इसलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांध दो और चले जाओ यहाँ से। कमल और नताशा सदमे में आ गए। कमल दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें साफ साफ लिखा था, यह घर पापा ने माँ के नाम पर खरीदा था। नताशा भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी।
दोनों बाहर आकर रमा जी से माफ़ी मांगने लगे। कमल अपने मुन्ने को माँ के हाथ में देकर बोला, माँ तुम मुन्ने के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसकी खातिर हमें घर से मत निकालिए। रमा जी का मुंह जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वह बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धा आश्रम भेजने वाले थे, कल के दिन भगवान न करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ यही करे। कमल, मैं तुम लोगों को आज़ाद करती हूँ। जहाँ जाना है, जहाँ रहना है रहो, वापस यहाँ अपना मुंह मत दिखाना। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देने या मेरी अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी आज मैं तुमसे छीनती हूँ। रमा जी इतने सालों तक बेटे बहू की नौकरानी बनकर रह गई थी, मगर फिर भी बेटे बहू को इनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धा आश्रम तक पहुँचा दी। आज रमा जी इतनी कठोर दिल कैसे हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू का मुंह तक देखने का मन नहीं कर रहा था। कमल और नताशा को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह एक बूढ़ी माँ की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।